नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का चैप्टर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 334 के 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण बुक का वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय को
अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। नेक्स्ट अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 136 में क्या है? अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 में क्या है? अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में क्या है? अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 में क्या है? अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 146। 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो पर कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप NCERT साठ संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप SPD सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो संपूर्ण बुक का वीडियो प्लेलिस्ट में पेज वाइज डाला गया है, वहाँ पे जाके भी उसको भी आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी। उच्चतम न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। नेक्स्ट है न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में सख्ती का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124 के 7 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी छात्र संगणक बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एसपीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पेज वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किए परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा लोकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांट सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक में है संवैधानिक विषय से जुड़ी अपील 132 के अंतर्गत, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील 132 अनुच्छेद 132। 2 में सिविल विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 133, सिविल विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 133। आपराधिक विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 134, आपराधिक विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 134। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील अनुच्छेद 136, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील अनुच्छेद 136। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हैं उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है।
इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का चैप्टर सर्वोच्च न्यायालय समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों 2 क्वेश्चन छूट रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। लास्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगला चैप्टर जो कि रहेगा राज्यपाल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।